तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी डेटा कनेक्टेड विद प्रभात कुमार। तो ये दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि यूपी टेट अभी आपका लगा हुआ है और यूपी टेट सी टेट और एसटेट ट्रिपल एस DSSB की वैकेंसी जो आती है हमारी, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये दोस्तों कहने के 20 प्रश्न होंगे, लेकिन इनके हम हर एक प्रश्न के आपको आंसर बताएंगे, जिससे कि ये 50 से ऊपर प्रश्न तैयार हो जाएंगे यहाँ से। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो जाता है। मतलब कि कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो जाता है, तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिगर। अब देख लेते हैं जिगर के बारे में क्या होता है। जिगर क्या होता है? ये हमारा लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। ठीक, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी क्या हो जाएगी? जिगर, यानी कि लीवर। अब आपसे दूसरा पूछेगा, इसका वेट यानी कि वजन। अगर आपसे वजन पूछे दोस्तों, तो इसका वजन हो जाएगा 1.5 से 2.0 यानी किलोग्राम, यानी कि 1.5 से 2 किलोग्राम होता है इसका वजन। यह इसका कार्य क्या है, आप देख लेते हैं। इसके कार्य के बारे में मैं बता देता हूँ। यह पित्त को स्रावित करता है, जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया तीव्र कर देता है। ठीक, और दूसरी बात, यह प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा प्रोटीन के विघटन से उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरेनियम में बदल देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मतलब राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, और ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। देखिए क्या है, 2-3 बातें हैं। राज्यपाल के पद का गठन किस आर्टिकल में है? ठीक, तो गठन अनुच्छेद 153 में। ठीक, और इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति करते किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो 155 के तहत करते हैं। और राज्यपाल का क्या कार्य होता है? राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री जो बनता है उसको उसकी नियुक्ति और शपथ दिलाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाते हैं? तो 164 के तहत। तो मुख्यमंत्री को शपथ और मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमारे राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 164 के तहत। और एक बात, राज्यपाल सभी तरह की सजा को कम या क्षमा कर सकता है, और सिर्फ ठीक है, सभी तरह की सजा को कम या क्षमा कर सकता है, सिवाय मृत्युदंड और सेना संबंधित के विषय को छोड़ करके। यानी कि किस आर्टिकल के तहत? तो इसका भी मतलब क्षमा है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय क्षमा या कोई भी व्यक्ति अपनी सजा को कम कराने के लिए राष्ट्रपति से
गुहार लगा सकता है। तो इसी प्रकार अपने राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान दूसरा है? ठीक, तो जनगणना जो 2011 की हुई थी उसके हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। जी नहीं, इसका गलत आंसर ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए क्या है, पहले नंबर पे हमारा यूपी है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर बात करें देश की कुल जनसंख्या का महाराष्ट्र में कितने परसेंट है, तो 9.28%। ठीक, यूपी की अगर मैं बात करता हूँ तो यूपी में 16.51%, ये हमारे यूपी का है और ये हमारे महाराष्ट्र का है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे सबसे अधिक पूछ रहा था, अब सबसे न्यूनतम पूछ सकता है। अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे न्यूनतम अगर पूछे आपसे, तो आप जाएंगे सिक्किम में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान दूसरा है? तो राज्य का दूसरा स्थान हमारा महाराष्ट्र का है, और पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है। अब जैसे कि मान लिया पूरे देश की जनसंख्या का रेशियो मैंने 100 माना था, उसका 16.51% यूपी में है, महाराष्ट्र में 9.258% है, और सिक्किम सबसे न्यूनतम वाला हमारा राज्य, जनसंख्या में सबसे न्यूनतम हमारा सिक्किम है। और जब सबसे न्यूनतम यानी कि कितना परसेंटेज पूछे तो 0.05%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, जीभ यानी कि टंग के अगले हिस्से से मूलतः किस स्वाद यानी कि टेस्ट का संवेदना होता है? मतलब जीभ के जो अगले हिस्सा होता है उसमें किस का स्वाद की संवेदना होती है? तो खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा। तो दोस्त जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो अच्छा, ये जैसे जीभ होती है, ठीक है, तो जीभ का हमारा ये बीच से पार्ट होता है एक, ये पीछे को, ये सबसे पीछे जो आपने देखे होंगे जीभ में दाने होते हैं, ये सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, और ये हमारा आगे का होता है, और ये इस तरह से जीभ होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो ये वाला पार्ट हमारा है, ये वाला, तो ये हमारा खट्टा का टेस्ट कराता है। किसका कराता है? खट्टा। ठीक, ये वाला जो हमारा होता है ये नमकीन के लिए है, और ये वाला जो पार्ट, जब सब जीभ का सबसे अगला हिस्सा जो होता है, इससे हम मीठे का टेस्ट करते हैं, मीठा। और ये वाला जो होता है पार्ट हमारा, ये कड़वे का टेस्ट कराता है। तो देख लीजिएगा, जीभ टंग के अगले हिस्से से मूलतः किस स्वाद टेस्ट का संवेदना होता है?
जीभ का स्वाद का मूलतः टेस्ट संवेदन अगले हिस्से से, तो अगले हिस्से से तो इसका मीठा हो जाएगा आंसर, यानी कि बी की ओर जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर बता दो, अगला हिस्सा जो ये वाला पार्ट है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट है तो ये हमारा मीठे के लिए है, ठीक। और जो ये वाला पार्ट होता है, मतलब इस तरफ का ये वाला किनारे वाला और ये वाला, ठीक, तो ये दोनों हमारे खट्टे के लिए होते हैं। और ये पीछे वाला पार्ट होता है ये हमारा कड़वे के लिए होता है। और इस तरफ से जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा नमकीन के लिए होता है, इस तरफ का भी नमकीन। तो ये साइड वाला पार्ट जो मिड का मतलब बीच के साइड वाले होते हैं वो खट्टे के लिए, पीछे वाला कड़वे के लिए। जो आगे का सबसे पार्ट होता है मीठा, और आगे से जो साइड के होते हैं वो हमारा होता है नमकीन टेस्ट कराने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कह रहा है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब परीक्षाओं में पूछा ही पूछा जाए और मोस्टली सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। कह रहा है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने प्रश्न तारांकित पूछे जा सकते हैं। 15, 20, 25, इनकी कोई सीमा नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए अच्छा क्या होता है, तारांकित प्रश्न जो होते हैं, तारांकित प्रश्न तत्काल पूछे जाते हैं और इनके सॉल्यूशन भी हमें तत्काल मिलते हैं, ठीक। तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं और तत्काल इनके आंसर मिल जाते हैं। देखिए एक पार्ट इसका होता है अतारांकित, यानी कि अतारांकित प्रश्न जो होते हैं वो लिखित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक। वो हमारे अतारांकित वाला जो होता है वो हमारा लिखित में पूछा जाता है, बट लिखित में, ठीक है। लिखित में पूछा जाता है। अब देखो क्या है, लिखित में सभी पूछे जाते हैं। जब हम अपना एक कागज पे लिखते हैं तो जो हमें तारांकित प्रश्न पूछना होता है उस पर हम स्टार लगा देते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हमें तत्काल में मौखिक रूप में मिल जाता है। जिसका हमें आंसर लिखित रूप में चाहिए होता है उसका हम स्टार नहीं, वो अतारांकित पार्ट हो जाता है। अब देखिए एक बात आती है कि ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन से ही डिसाइड कर लेंगे तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न है। इसके लिए आपको इसका जो अध्यक्ष होता है वहाँ पे सभा का अध्यक्ष, ठीक, वो ये डिसाइड करता है कि ये आपका प्रश्न तारांकित है या अतारांकित है। तो इसकी वही बताता है ये तारांकित प्रश्न या अतारांकित है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन हैं। एक सेकंड, शायद हमने पिछले वाले का आंसर नहीं बताया था आप लोगों को। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 20, ठीक। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन हैं। धनंजय, रविंद्र कुमार, अभिनव पांडे, अर्जुन वाजपेयी। तो देखो तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे इज राइट आंसर। देखिए अर्जुन पांडे क्या है, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है।
बट अगर मैं एनसीईआरटी के थ्रू देखूं, एनसीईआरटी के थ्रू, तो ये हमारा 8900 मीटर मानता है। ये है कहाँ पे? तो ये हमारा नेपाल का भाग है। ठीक। अब पूछता है आपसे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गार्डविन आस्टिन, ये कहाँ पे? पीओके में, ठीक है। दूसरी है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे? ये हमारी सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम। ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, बट एनसीईआरटी मानती है 8900 मीटर। ये हमारा नेपाल का भाग है। सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टिन पीओके में है। दूसरी कंचनजंगा, ये हमारी सिक्किम में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो देखो, जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है? तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में हमारा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ पाखल वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा तेलंगाना, तेलंगाना में है। बालपक्रम, बालपक्रम हमारा मेघालय में है। ठीक। देखो, जम्मू कश्मीर दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा जम्मू कश्मीर में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। अब एक बात आती है कि भारत का सबसे प्रथम, मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारा यूके में है, यानी कि उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक। तो हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 में, सॉरी 1936 में हुई थी। एक सेकंड, 1936 में हुई थी। तो इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क हो। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो हमारा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ये हमारा यूके में है। और इसका पुराना नाम हमारा हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखो, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी। अब आपसे पूछेगा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन सी है? तुम्हारी नर्मदा नदी। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से हमारी जैसे ताप्ती नदी हमारी अरब सागर में गिरती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी,
तो हमारी नर्मदा नदी हो जाएगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन खालिस्तान पे आपको बताना क्या भरा जाएगा, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो देखो अभी हमने दोस्तों आपको बताया है पीछे ही कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये हमारा कहाँ पे, उत्तराखंड में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। अब हमारा गुजरात में कौन सा उद्यान है, तो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में है। राजस्थान में हमारा रणथंभौर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अभी ये आप लोग देख लीजिएगा। इओसिनोफिल्स, एक सेकंड गलत लिख गया, इओसिनोफिल्स। ठीक, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एक और है मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट्स। इसको इस तरह लिख देते हैं, मोनोसाइट्स। ठीक, तो ये हमारे 5 हैं। कौन कौन से? इओसिनोफिल्स, इओनोसिलफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और 5वां हमारा है मोनोसाइट्स। ये हमारे 5 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। देखिए आंसर आपको बाद में बताते हैं, तब तक आप लोग सोच लिए, अगर पता हो आप लोग कमेंट करिएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। यूपी है, कर्नाटक है, तेलंगाना, ठीक, महाराष्ट्र, बिहार, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में हमारी विधान परिषद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए अगला क्या है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होता है? ठीक, तो किसी राज्य में विधान परिषद में गठन किस आर्टिकल के तहत? तो गठन आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है।
तो आपसे पूछेगा कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, तो 169 के तहत करेंगे। और अगला बात, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। देखो विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और अगला पॉइंट, विधान परिषद का सदस्य मतलब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल, ठीक। लेकिन अगर विधानसभा का सदस्य बनना है आपको, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए अगर आपको विधायकी का टिकट लड़ना है, ठीक, तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको एमए की यानी कि एमपी की टिकट लड़नी है, यानी कि सांसद की, ठीक है, तो सांसद के लिए आपकी एज मिनिमम 25 होनी चाहिए। तो ये यहाँ से निकल के आते हैं पॉइंट हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जल एवं खनिज संवाहन ऊतक जाइलम पादप के किस अंग में उपस्थित होता है। देखिए जल एवं खनिज संवाहन ऊतक जाइलम के जड़ में, जड़ तने पत्ती इन सभी में उपस्थित होता है। मतलब इन तीनों में ही उपस्थित होता है। और जाइलम जल को प्रवाह को संपन्न करता है। अब बात करते हैं जाइलम की। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जाइलम जल के प्रवाह को संपन्न करता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि जल एवं खनिज संवाहन ऊतक जाइलम पादप के किस अंग में उपस्थित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जड़ तना पत्ती में, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है, जाइलम जल के प्रवाह को क्या करता है, तो जाइलम जो होता है जल के प्रवाह को संपन्न करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखो रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा, पन्ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जादूगोड़ा। तो यूरेनियम के लिए हमारा जादूगोड़ा हो जाएगा। और रानीगंज की अगर हम बात करते हैं तो रानीगंज हमारा कोयला के लिए है, ठीक। रानीगंज हो जाएगा हमारा कोयला के लिए। और पन्ना हमारा हीरा के लिए, ठीक। ये तो है हमारा यूरेनियम। तो रानीगंज में कोयला होता है, जादूगोड़ा यूरेनियम, पन्ना हीरा के लिए। अब बात करते हैं भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना, निगम की। अगर आपसे पूछे भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका हो जाएगा जादूगोड़ा में, ठीक। यहाँ से आपको कितने प्रश्न हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो
इसका ऑप्शन ए राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। अगर बाई चांस लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, ठीक, जो उपाध्यक्ष होता है वो इसकी बैठक को संपन्न कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946, 1941, 1940, 1943 में। तो देखिए, पता है आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कैबिनेट मिशन भारत तो कब आया? तो मार्च 1946 में आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैंथिक, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैंथिक, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, ये 3 हमारे सदस्य थे और कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कराची। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलगांव। अब देखो, गांधी जी की बात आई तो गांधी जी के 4-5 पॉइंट हम आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट। 1915 में गांधी जी ने अफ्रीका से भारत, अब बात आती है सबसे पहले कि गांधी जी भारत कब आए थे। तो 1915 में कहाँ से आए थे? तो ये हमारे अफ्रीका से भारत, ठीक। गांधी जी अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे और उन्होंने 15 में आने के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1918 में इन्होंने कर नहीं दो, मतलब कि कर देने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया कि कर आप नहीं देंगे। तो इन्होंने 1918 में कर देने से मना करने के लिए आंदोलन चलाया और 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, खिलाफत आंदोलन। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन का संबंध किस पुरुष से है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और 1920 से 22 तक जब गांधी जी ने हमारा असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है, 1920 से 22 तक, एक सेकंड, 1920 से 1922 तक कौन सा आंदोलन गांधी जी ने चलाया? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया। कब? 1920 से 22 में चलाया था। अब बात करते हैं 1930 की।
1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? तो 1930 में चलाया था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेलगांव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है परख नली में पानी शीघ्रता से गर्म होता है होगा यदि परख नली के गर्म किया जाए एक तरफ से, बीच में, तली से, ऊपर से। देखिए क्या है कि कोई भी अगर हम द्रव या गैस को गर्म करते हैं तो किस विधि से, सबसे अच्छी पहली बात तो यहाँ पे आती है कि हम किसी भी द्रव या ठोस मतलब द्रव या गैस को गर्म करते हैं तो किस विधि से करते हैं। ठीक, तो संवहन विधि यहाँ पे आएगी, संवहन विधि से। ठीक, किसी भी अगर हम द्रव या गैस को, ठीक है, किसी भी द्रव या गैस को हम अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसे हम संवहन विधि से करेंगे। अब सबसे पहली बात तो आती है ये कि जब द्रव को निचली सतह से गर्म किया जाता है, कोई जैसे ये बर्गर है, ठीक, ये हमारी गैस लगी है और ये हमारा, ठीक, गैस नीचे से, ये हमारी फ्लेम जल रही है, तो ये पानी इसमें भरा हुआ है। जब हम नीचे से हीट करते हैं तो नीचे जो इस पदार्थ के अणु होते हैं, ठीक है, तो नीचे से जब हीट होते हैं, जब हीट होने के बाद ये गति करते हैं, तो ये नीचे से गति करके ऊपर जाते हैं। ठीक, जो ऊपर हमारे ठंडे वाले कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो नीचे आते हैं। इस तरह से सर्कल इसमें चलता रहता है और पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तरफ से नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तली से। ठीक है, देखो तो परख नली में कोई भी शीघ्रता से, तो तली से, जैसे कि तली में अभी हमने आपको बताया है, जब नीचे से हीट देंगे तो एक तरफ से चलता रहता है, धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, डायमंड कांच काटने के काम आता है, इसका क्या कारण है? इसकी कठोरता, उच्च अपवर्तनांक, उच्च गलनांक, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए डायमंड जो होता है कांच काटने के काम आता है, किस कारण आता है? तो इसकी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी कठोरता के कारण। अब 2 पॉइंट हम आपको बता देते हैं। डायमंड किसका अपर रूप है? तो ये हमारा कार्बन का अपर रूप है। तो डायमंड हमारा कार्बन का अपर रूप है। और दूसरी बात तो इसका अपवर्तनांक कितना है? तो डायमंड का अपवर्तनांक हमारा 2.42 होता है। तो डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 होता है। डायमंड किसका अपर रूप है? तो हमारा कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप डायमंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में किया जाता है? सॉरी, देखिए पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में किया जाता है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो देखिए दोस्तों पौधों में भोजन का जो परिवहन किया जाता है वो हमारा सुक्रोज के रूप में किया जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कपास की पैदावार में अच्छी होती है। तो देखिए काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो कपास की पैदावार सबसे अच्छी कहाँ होती है? तो काली मिट्टी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब देखिए क्या बताते हैं आपको, काली मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है। तो एमपी में पाई जाती है, यानी कि एमपी नहीं पाई जाती, सॉरी एक सेकंड। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो काली मिट्टी हमारी पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। ठीक, इसमें रेगुड़ मिट्टी भी इसे, और कपास मतलब काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुड़ मिट्टी से। अब एक पॉइंट और आता है कि आपसे पूछेगा किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक, तो जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता किसको सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी की होती है, काली मिट्टी की होती है। ठीक, तो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक काली मिट्टी की होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।